हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो एनर्जी के बाद आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर मैं इसमें हेडिंग ही पहले लगा लेता हूं कि डेफिनेशन वैलिड फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एनर्जी की ही है ये डेफिनेशन वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो सबसे पहले आता हूँ मैं फर्स्ट, दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके शॉर्ट में हम आगे चल के IE बोलेंगे। तो अभी बताता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मिनिमम एनर्जी required to move an electron from ground state to infinite। ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए जो एनर्जी चाहिए है उसे क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट इज़ नॉन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यानी कि इन न्यूक्लियस है, शेल, ये शेल, ये शेल, ये शेल, n बराबर 1 से इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजा? n बराबर इनफाइनाइट पे, यानी कि n बराबर 1 से यहाँ इलेक्ट्रॉन था, इसको आप रिमूव करके ले गए, यहाँ पर लेके आए। n बराबर 1 2 3 4 5, यहाँ से कहाँ लेके आए आप? इनफाइनाइट तक। यानी कि n1 क्या हो जाएगा आपका यहाँ के लिए? n1 हो जाएगा आपका 1 और n2 क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट। अब इसी को अगर मैं फार्मूले में पुट करूँ, जैसे कि मैंने आपको एक फार्मूला बताया है एनर्जी में, जिन्होंने ये वीडियो ना देखा हो उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, एनर्जी वाला वीडियो का, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो एनर्जी का जो मैंने फार्मूला बताया था डेल्टा ई बोला था कि मैंने 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहाँ पर ये तो मेन फार्मूला था कि किसी भी स्टेट से अगर हम हायर स्टेट में जंप करते हैं तो कितनी एनर्जी उसके लिए रिक्वायर्ड रहेगी, या हायर स्टेट से नीचे आए तो कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी ट्रांजिशन में। तो अब इसी में अगर मैं पुट कर देता हूँ डेल्टा ई को, मैं इस यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी से रिप्लेस कर देता हूँ, और 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर, n1 आपका 1 है, 1 इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 0। तो आयनाइजेशन एनर्जी बराबर हो जाएगा आपका 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और ये जो 1 हो जाएगा सिर्फ 1/1 बचेगा, इसके मल्टीप्लाई से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा आपका 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। ये आपका बना जाके एक फार्मूला, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी सेल पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो ग्राउंड स्टेट से ही जा रही है, इसलिए मैंने 1 ले लिया है। तो यानी ग्राउंड स्टेट से भेज रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी किसी के भी एटम का भी हाइड्रोजन होगा तो यहाँ 1 रख देंगे और ये आ जाएगा, ये यूनिट हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये वर्क का बन गया आयनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला। सिंपल है बहुत, आपको कुछ नहीं करना है, n बराबर 1 पुट कर देना है, ग्राउंड स्टेट पे लेके जाना है इलेक्ट्रॉन को, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। बस उसी को इस फार्मूले में उठा के पुट कर देना है आपको, बस इसमें पुट करना है, यहाँ लेके आना है, फिर आपने देख ही लिया, इसमें हमने इसको कैलकुलेट करके लिख दिया इस तरीके। अब मैं आता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम 2+। ठीक, इसका सॉल्यूशन फॉर हाइड्रोजन, सबसे पहले बात करता हूँ मैं हाइड्रोजन के लिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा वो? 13.6 इंटू हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होता है? हाइड्रोजन के लिए जेड 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, दैट इज़ वेरी सिंपल, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फॉर हीलियम प्लस के लिए। तो इसके लिए जेड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा 2 बेटा, जेड 2। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी में लिख सकता हूँ 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज़ जेड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 13.6 इंटू 4, ये सॉल्व करके आएगा आपका 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी सिंपल। फॉर लिथियम 2+, लिथियम 2+ के लिए आयनाइजेशन एनर्जी बराबर हो जाएगा आपका 13.6, लिथियम का जेड होता है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 13.6 इंटू 9। ठीक है, इसे सॉल्व करके आएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारे आंसर्स हो गए आपके। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ यहाँ पर सेपरेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पे। ठीक है, तो सेकंड एनर्जी है आपकी, पहली वाली मान लो ये कौन सी थी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड लिख रहा हूँ मैं सेपरेशन एनर्जी, और इसी को बोलते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। ज़्यादातर आपको बाइंडिंग एनर्जी के नाम से ही मिलेगा, और इसका भी शॉर्ट फॉर्म भी मिलेगा आपको। तो ये क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन from any excited state to infinite। ग्राउंड स्टेट से नहीं, इस बार कहाँ से ले जाना है आपको, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से, यानी कि N1 छोड़ के, N1 छोड़ के आप चाहे N2 से ले जाएं, N3 से ले जाएं, N4 से ले जाएं, कहाँ ले जाएं, इनफाइनाइट पे ले जाएं इलेक्ट्रॉन। इट इज़ कॉल्ड द सेपरेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आपको सीधे शब्दों में, शांत शब्दों में, सरल शब्दों में, n बराबर इनफाइनाइट, n बराबर 1, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, तब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से n बराबर 1 से आप इनफाइनाइट ले जाते हैं तो क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। बट इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से, यानी कि यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले जा रहे हैं तो ये फर्स्ट एक्साइटेड होगी, यहाँ से ले जा रहे हैं अगर आप इनफाइनाइट पर तक तो सेकेंड एक्साइटेड से ले जा रहे हैं। तो मान लो मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ, कहाँ ले जा रहा हूँ, इनफाइनाइट तक, तो n बराबर 2 से ले गया इनफाइनाइट तक। या अगर यहाँ से ले जा रहा हूँ तो कहाँ ले जाऊँगा, n बराबर 3 से इनफाइनाइट तक। मेनली आपको n बराबर 1 छोड़ के किसी भी एक्साइटेड स्टेट से आपको मेनली इनफाइनाइट तक ही जाना है। ठीक है, तो इसके अगर फार्मूले को डिराइव करें तो डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो N1 क्या हो जाएगा आपका, N1 को आप n ले लो, यानी कि कोई भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, लेकिन N2 हमेशा क्या रह जाएगा आपका, इनफाइनाइट। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि एनर्जी ऑफ द इनफाइनाइट माइनस एनर्जी ऑफ द एनथ सेल, यही तो होता है डेल्टा ई। तो इसको मैं दूसरे तरीके से समझा दूंगा, जैसे पिछला डिराइव किया था वो भी है वही है। ये तो हो जाएगा आपका 0, तो माइनस ऑलरेडी आ गया। और किसी भी सेल की एनर्जी क्या होती है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, वही एन ये वाला रहा, यहाँ पुट कर देना। तो कितना हो जाएगा ये आपका +13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो डेल्टा ई को हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी। ठीक, ये दो चीज़ें आपकी निकल के सामने आ जाएंगी। वो कहता 13.6 जेड स्क्वायर, ये है आपका 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इसी वजह से मैंने पहले लिखा था, वैसे भी आप इसको कर सकते हैं, कुछ नहीं है। डेल्टा ई बराबर क्या आ जाएगा आपका 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 13.6 जेड स्क्वायर, जेड इज़ द एटॉमिक नंबर, 1/n1 तो आपका n ही मान लो, कोई भी शेल हो सकता है, कोई भी एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, माइनस 1/n2 का इनफाइनाइट का स्क्वायर कर दो, ये 0 हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर, ठीक है, ये तो हो गया आपका 0 और 1/n का स्क्वायर,
तो ये जाएगा आपका 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो और करके लिख देता हूँ, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। डेल्टा ई को मैं यहाँ पे क्या बोल दूँगा इस समय, बाइंडिंग एनर्जी। और ये आपका आ गया फिर से भाई, ये और ये सेम है दोनों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। इस पर मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है कि द फाइंड द सेपरेशन एनर्जी फाइंड द सेपरेशन एनर्जी फॉर बेरिलियम 3+ फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, देख लेते हैं इसको हम। सॉल्यूशन इसका फाइंड द सेपरेशन है, जब जेड क्या हो जाएगा, जेड फॉर बेरिलियम, बेरिलियम है ना यहाँ पर, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जेड क्या हो जाएगा बेरिलियम के लिए, वो होता है आपका 4। और यहाँ पर बोला थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3+1। मैंने सिखाया हुआ है आपको कि जितनी भी एक्साइटेड स्टेट हो उसमें +1 कर दो तो आपकी स्टेट आ जाएगी, यानी कि 4। तो आपका एनर्जी यानी कि सेपरेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा आपका 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। 13.6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है आपकी 4 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 4 का स्क्वायर है, पूरा कट जाएगा, आपका आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेपरेशन एनर्जी आ जाएगी आपकी। इसी तरीके से एक एनर्जी आप तो पढ़ तो चुके हो, लेकिन फिर भी डेफिनेशन में कभी कभी आ जाती है तो फिर आप फंस जाते हो। तो तीसरे नंबर की एनर्जी में पढ़ा रहा हूँ आपको, सेपरेशन एनर्जी, सॉरी एक्साइटेशन एनर्जी। एक तरीके से आप डेल्टा ई होता है, ये पढ़ चुके हैं आप, लेकिन आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन energy required to move an electron from ground state of the atom to any other state of the एटम इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। ई लिख देता हूँ मैं इसको। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ से भेजेंगे, ग्राउंड स्टेट पर से भेजेंगे, और किसी भी एक्साइटेड एनी अदर स्टेट, ठीक है, किसी भी स्टेट भेज देंगे। लेकिन हम यहाँ पे इसका मतलब N1 हमेशा आपका फिक्स है, दैट इज़ 1। N1 फिक्स हो गया, यानी ग्राउंड स्टेट से भेज रहे हैं आप इलेक्ट्रॉन को हमेशा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा ई एक्साइटेशन एनर्जी यही हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये होता है। तो यही वाला फार्मूला बन जाएगा। लेकिन इसके लिए N1 बराबर 1, ये हमेशा रहेगा आपके, ऑलवेज यही रहेगा। तो डेल्टा ई बराबर क्या लिख दोगे आप, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/1 माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके लिख देते हैं 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो कि N2 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये वाला फार्मूला बन जाएगा आपका। कुछ नहीं करना है, केवल आपको ग्राउंड स्टेट यानी कि N1 को हमेशा 1 ले लेना, दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी, और कुछ नहीं। सेम वैसा ही सेम क्वेश्चन है। तो इस पर क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। Find the excitation energy for the sodium 10+ for 5th excited state। ढूंढ लेते हैं इसके लिए। डेल्टा ई क्या हो जाता है,
13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट यानी n1 क्या हो जाएगा आपके लिए, n1 हो जाएगा यहाँ पर 1 क्योंकि ग्राउंड स्टेट से ही जाना है हमेशा, और n2 हो जाएगा आपका 6 यानी कि 5 + 1 बताया हूँ ना मैं कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है तो 5 और +1 कितना हो जाएगा 6। डेल्टा ई निकाल दो यहाँ से, डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, 1/n1 का स्क्वायर यानी कि 1/1 माइनस 1/6 का स्क्वायर। तो डेल्टा ई बराबर आपका कितना हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1/1 माइनस 1/36, ये हो जाएगा आपका 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। सॉरी जेड कितने के लिए है भूल गया था, जेड इज सोडियम, सोडियम के लिए जेड लेके चल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पुट कर देता हूँ जेड की वैल्यू। सोडियम के लिए जेड कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर 36 माइनस 1/35। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं पूरा, और ये आ जाएगा आपका 13.6 इंटू 1 इंटू 36 हो जाएगा 35/36। सॉल्व करना है, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। तो ये तो नहीं डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। अब इसके अगले लेक्चर में आपको पढ़ने को मिलेगा स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है उस पर कई सारे क्वेश्चंस, और उस लेक्चर से पहले जो अगला लेक्चर आएगा उससे पहले मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको अभी इसके अगले लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, एनर्जी के, सेपरेशन एनर्जी के, बाइंडिंग एनर्जी के, इन सब के प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। तो वो काफ़ी आपके लिए लाभदायक रहेंगे, और आप इसे कंटिन्यू रखिए, और इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए।